वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज नवंबर 26th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द साइक्लोन नेवार। हमने कल भी इसके बारे में बात किया था, इस साइक्लोन के बारे में। एंड देन आई हैड आस्क्ड यू सर्टन क्वेश्चंस। मैंने आपसे कई क्वेश्चंस ही पूछे थे रिगार्डिंग साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज एंड ऑल्सो रिगार्डिंग एनडीआरएफ। तो अगर आपने वो देखा नहीं है वीडियो, तो आप कल का जो है वीडियो है करंट अफेयर्स का, उसको देखिए और उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको पिक करिए एंड ट्राई टू आंसर दैम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। अदरवाइज जो बाकी हैं नॉलेज के लिए, तो जो ये साइक्लोन है ये तमिलनाडु और पुडुचेरी उससे पास हुआ है, और आज कल रात में और आज भी तमिलनाडु कोस्टल एरियाज़ हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ से पास हुआ है। कोई स्पेशल कैजुअलिटी इसमें नहीं हुई है। और जो हमने कल डिस्कस किया था, जिस तरीके से विंड स्पीड रहेगी और इसकी इंटेंसिटी और सीवियरिटी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो रहा है। एंड जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा सही प्रेडिक्ट किया गया। नाउ माय क्वेश्चंस फॉर टुडे रिगार्डिंग दिस साइक्लोन इज रिगार्डिंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आप इसके बारे में रिसर्च करिए कि ये कैसे, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, इसका गठन कब हुआ था और ये कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है। और इसके बारे में इस बिकॉज कंटिन्यूसली जो ये आईएमडी है, मौसम विभाग भी जिसे कहते हैं, ये लगातार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जो फिनोमेना है, चाहे साइक्लोन है, सुनामी है, उनको सही प्रेडिक्ट करना, क्योंकि हैवी रेनफॉल भी इंक्लूडिंग। क्योंकि जब आप इसको सही प्रेडिक्ट करते हैं तो जितने भी लोग होते हैं, पब्लिक होती है, उनके पास भी समय होता है अपनी तैयारी कर लेने के लिए। एंड ऑल्सो देर इज़ अ टाइम फॉर गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इन सब के पास टाइम होता है जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो। और जो भी चाहे बर्फ़बारी होनी हो, चाहे भारी बारिश होनी हो, बादल फटना हो, साइक्लोन हो, सुनामी हो, उसके लिए प्रिपरेशन किया जा सके इन टाइम में। तो इसमें एक जो इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज़ बीइंग प्लेड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आप इसके बारे में बताइए कब इसका गठन हुआ था एंड हाउ इट फंक्शंस। क्योंकि जो मौसम विभाग है ये सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, जो सैटेलाइट्स पिक्चर्स लेते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसको भी स्टडी करिए और ये बताइए कि कौन से ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो मौसम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं एज ऑफ नाउ, और वो कितनी हाइट पे होने चाहिए। थोड़ा सा हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, क्योंकि 360 डिग्री एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये भी आप इसको चेक करिए कि जो सैटेलाइट्स हैं जो मौसम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मौसम बताने के लिए, बारिश वगैरह, तो वो कितने हाइट्स पे रहते हैं अर्थ ऑर्बिट से। और कौन कौन से ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो काफ़ी सैटेलाइट्स ऐसे लॉन्च किए गए हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और आईएमडी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, वो आप इसको करेंगे। कल का जो क्वेश्चन था वो मैंने एनडीआरएफ के बारे में पूछा था, और जो ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो मैंने पूछा था डिजास्टर। सो वी हैव कवर्ड ज्योग्राफी। कल हमने ज्योग्राफी कवर किया था, दैट वाज लाइक पेपर 1। और फिर हमने कवर किया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि यूपीएससी का टॉपिक है। एंड टुडे वी आर कवरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो आप इसको आंसर करिएगा फॉर श्योर। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है फार्मर बिल से काफ़ी एजिटेशन इसका चल रहा है। तो फार्मर एजिटेशंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैनल पे ऑलरेडी फार्म बिल्स, कृषि विधेयक से रिलेटेड वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, और उसको मैं आज टैग भी कर दूंगा। तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। आज भी आपने देखा होगा काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर्स पे। तो आप उस विषय को, अगर उस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो दो वीडियो डाले हैं मैंने। एक डाला है फार्मर बिल से रिलेटेड और दूसरा है एमएसपी पे। तो ये दोनों ही जो लिंक्स हैं इसके मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप इन दोनों वीडियो को देखिए, शॉर्ट वीडियोस हैं, आपको 360 डिग्री समझ में आ जाएगा कि क्या ये विधेयक या ये बिल्स या एक्ट क्या है, और इसमें जो अपोजिशन है उनकी क्या डिमांड है, और साथ ही साथ क्या एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके क्या डिस्प्यूट है, वो भी मैंने समझाया हुआ है। और उस पर अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल आंसर दैट। नाउ विल मूव टू एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है, वो एडिटोरियल, पहला जो आर्टिकल है, इट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स में इसमें ये है कि जो कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशंस जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर है, तो इसका ये पॉलिटिकल है मोस्टली। तो ये कांग्रेस का गठन आपको मालूम होगा कब हुआ था और किसने किया था, तो वो हो गया। वी वोंट गो इन डिटेल इन दिस, नाउ वी विल टेक अप दिस जो हमारे काम का है। ये है जॉब से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। सो दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम आवर पेपर 2, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं, इसमें हैं पी चिदम्बरम, ये जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो हैं, और उसके साथ साथ एक और प्रवीण चक्रवर्ती है जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है। सो इन दोनों ने मिलकर ये आर्टिकल लिखा है। बेसिकली व्हाट इज दिस आर्टिकल? ये आर्टिकल बात करता है इंडियन इकोनॉमी के। इट टॉक्स अबाउट कि इंडिया, हाउ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोरोना था मार्च से, आपको मालूम है लॉकडाउन भी रहा। सो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कमी आई है, उसमें ग्रोथ में कमी आई है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो ये इसमें बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग फ्यूचर इंडियन इकोनॉमी का, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो पहले बात कहते हैं जॉब का। तो वो ये कहते हैं कि जो महात्मा गांधी नरेगा है उसका इस्तेमाल किया जाए, और उसकी जो अभी 100 दिन की जो रोज़गार की गारंटी उसको 200 दिन कर दिया जाए, ये एक सजेशन दिया है। उसके साथ साथ ये बात कर रहे हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों की जॉब्स भी चली गई हैं, और काफ़ी जो इस तरीके के थे नॉन स्टैंडर्डाइज जो नौकरियां थीं उसमें काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी लोगों की जॉब उसमें गई है। सो वो एक बात ध्यान में रहे। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो जॉब जो जनरेट करना है, तो नौकरी जनरेट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स हैं उसमें हम जॉब को क्रिएट किया जा सकता है। उसके साथ साथ जॉब जो क्रिएट कर सकते हैं जो लेबर इंटेंसिव, मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है नौकरी करने के लिए, लेबर्स की, ऐसे इंडस्ट्री में नौकरी बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज बता रहे हैं, ये जो जूते चप्पल की इंडस्ट्री है वो है, लेदर की जो इंडस्ट्री है, और एग्रीकल्चरल गुड्स की हैं, ये सब की जो जहाँ पे जो जॉब्स है जिनमें ऐसी सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। उसके बाद फिर एक वो स्टडी के बारे में बता रहे हैं, हिज कोटिंग अबाउट अ स्टडी। एक स्टडी की गई है अरविंद सुब्रमण्यम और प्रोफेसर सौमित्रो चटर्जी, उनके द्वारा जो स्टडी की गई है वो ये बता रहे हैं कि जो पिछला विगत जो डिकेड रहा, 2003 से 2012 के करीब करीब का जो टाइम रहा, इसमें इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी सही रहा, काफ़ी उसमें ग्रोथ हुआ। फिर वो ये बात करते हैं कि इंडिया की सॉफ्टवेयर की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा, और उसके बाद में ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो ग्रोथ परसेंटेज था वो काफ़ी अच्छा था, एंड इट वाज एक्सपोर्ट ड्रिवन। जो बाहर निर्यात, बाहर जो निर्यात करता था उससे कारण भारत की इकोनॉमी को काफ़ी बल मिला था। नाउ ये बात कर रहे हैं पिछले 6 साल की। तो पिछले 6 साल में ये कंपैरिजन बता रहे हैं कि भारत का जो एक्सपोर्ट रहा वो 2013-14 में 314 बिलियन था, वो 2018-19 में भी उतना ही रहा, उसमें कुछ जो मेजर है वो बूस्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स रही, क्यों वैसा रहा? तो उसके लिए वो बता रहे हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, ये सब कारण बता रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि जो पी चिदम्बरम है वो कांग्रेस पार्टी से भी आते हैं, तो इनकी ये जो कंप्लीटली बातें कह रहे हैं हम एज उसको पढ़ाई के हिसाब से तो सुनेंगे, बट अगर हमें आर्गूमेंट देना हो तो देन हम गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव सुनेंगे। गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव लिए बिना हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ चूँकि उनका एक ये पेपर है, उनका एडिटोरियल है, तो हम इसको सुन लेंगे कि क्या वो कह रहे हैं। तो ये आपको हरदम ध्यान रहे, जब भी आप आंसर दें कहीं पे तो बैलेंस आंसर होना चाहिए। तो अगर एक पक्ष की बात आप सुन रहे हैं तो दूसरे पक्ष की भी आपको सुनना है, और दोनों की ही बातों को रखना है जो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, नाउ ये भी कह रहे हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं पास्ट 2 डिकेड्स में। उसमें एग्जांपल दे रहे हैं जो एशियन जो नेशन है, और नाफ्टा जो एग्रीमेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। फिर उसके बाद साउथ कॉमन मार्केट, मर्कोसर, ये आपको ध्यान रहे, खासकर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं। ये मर्कोसर जो है, इससे आपको आप ये बताइए कि ये सदर्न कॉमन मार्केट है, इसमें कौन कौन से, आपको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, आप ये सारे में बताइए। एशियन में तो मैंने ऑलरेडी 2 दिन पहले पूछा था, तो आपने आंसर किया था कि एशियन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। नाउ यू टेल मी इन नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं, एंड देन यू टेल मी इन दिस सदर्न कॉमन मार्केट,
मर्कोसर, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम आस्किंग यू। एंड देन दिस इज साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप इसके बारे में बताइए कि ये क्या है। ओके, नाउ ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो इस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स रहे जो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज रही, वो सक्सेसफुल रहे हैं और उससे जो उनके पार्टनर्स कंट्रीज थे उसमें पार्टिसिपेंट्स, उनकी ग्रोथ जो है इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है। ओके, सो इंडिया का ये कहना, अभी आपको याद होगा जो रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी एक तरीके से, उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया उसमें पार्टिसिपेट करने से। तो वो प्लान जो था आरसीपी वाला, उसको रिजेक्ट करने के बाद में उसका भी कॉन्टेक्स्ट लिया गया, वो मैंने 2-3 दिन पहले कवर किया था। नाउ इसमें बाकी ये कह रहे राइटर का ये कहना है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो कंट्रीज़ के साथ में किया जाता है, तो इंडिया को ये समझना चाहिए कि कोई भी अगर एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होता है तो उसमें गिव एंड टेक से होगा। अगर इंडिया ये चाहता है कि उनको एग्रीमेंट के बाद में वो कंट्री का मार्केट उनको मिल जाए और अपना मार्केट इंडिया को ना खोलना पड़े, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सजेशन दिया है कि इंडिया को ऐसे एग्रीमेंट्स करने चाहिए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उससे फ़ायदा भी होगा, लेकिन इंडिया को उसको करना चाहिए। और उन जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बाहर से इंडिया इंपोर्ट करे और जो इंडिया जिस पे अच्छा है उन चीज़ों को इंडिया एक्सपोर्ट करे। सो दिस इज़ द सजेशन मोर और लेस इस पूरे एडिटोरियल में दिया गया है। ओके, सो इकोनॉमी जो रहेगा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा कोरोना की वजह से, और इसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इंक्रीज़ करते रहिए। ऐसे जितने भी पॉइंट्स आते हैं आपके नोट्स में जाते रहे, जैसे ये जो आज में जो फैक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, दैट शुड बी इन योर नोट्स। ओके, ना दिस वन इज़ रिगार्डिंग ट्रेड यूनियंस। जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है, CTUs, उन्होंने स्ट्राइक कॉल की है नवंबर 26, मतलब आज इनकी स्ट्राइक थी, अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक भी किया था बिकॉज ऑफ एंटी लेबर जो लॉज थे उनको लेके। नाउ अब मैं इसको बता दूं, जो लेबर लॉज हैं, 4 लेबर लॉज हैं, इनके ऊपर ही वीडियोस मैंने बना के ऑलरेडी इस चैनल पे डाला हुआ है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लेबर लॉ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर मैंने शॉर्ट वीडियोस बना के चैनल पर डाला है एंड द लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे वो भी बार बार इशू आएगा और उसको लेके स्ट्राइक हो रहा है या फिर काफ़ी लोग अगर उसका विरोध कर रहे हैं, तो आपको पर्सपेक्टिव मालूम होना चाहिए कि क्या है वो, क्या लेबर लॉस क्या थे वो, क्या वो लेबर बिल्स थे और क्यों उसका विरोध हो रहा है, जो उसको उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं लेबर यूनियंस के, उनके सर्टन डिमांड्स हैं, सेम डिमांड्स है कि नरेगा में जो जॉब टाइमिंग है उसको बढ़ाया जाए, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये देख लीजिए क्या डिमांड में मैंने हाईलाइट कर दिया। ये डिमांड है कैश ट्रांसफ़र 7,500 पर मंथ मिले, किनको मिले, नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिलीज़ हैं उनको 7,500 रुपये दिया जाए, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं उनको पैसा मिले, और साथ ही साथ 10 kg का फ्री राशन मिले हर आदमी को हर महीने, और नरेगा जो है 200 दिन का कर दिया जाए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है अर्बन एरियाज़ में हो, जैसे नरेगा गाँवों के लिए है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी तरीके से अर्बन एरियाज़ के लिए भी रोज़गार गारंटी हो। और जो फार्मर लॉज हैं, जो मैंने अभी बोला, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको भी हटा दिया जाए, और लेबर लॉ जो है उनको भी हटा दिया जाए, जो नए बिल्स आए हैं। तो ये फार्मर लॉस और लेबर लॉस, इन दोनों पे मेरा वीडियो ऑलरेडी है, शॉर्ट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत होती है तो बताइए। और दूसरा ये भी है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम्स है जो 2005 से ख़त्म कर दिया गया है, उसको भी दोबारा किया जाए। जो प्राइवेटाइजेशन है उसको भी रोक दिया जाए, जैसे कई एयरपोर्ट्स है उनको लीज पे दिया गया है। तो ये सब पॉइंट्स है, तो आई हैव हाईलाइटेड दिस पॉइंट्स, ये सब मैंने हाईलाइट कर दिया है। इतने को, जितना मैंने दिखाया आपको ये हाईलाइट, इसको पूरा आप, और भी जो चीज़ें हैं पेंशन तक, अब इसको लेके अपने नोट्स में डाल दीजिएगा, कोई भी एग्जाम आया तो यू कैन ईजिली आंसर दैट। ओके, एंड लेबर लॉस वाला जब आप वीडियो देखेंगे तो बाकी चीज़ें उसमें काफ़ी चीज़ें कट की गई है, तो वो सब सेम चीज़ें, ये जो ट्रेड यूनियंस हैं दे वांट इट बैक। ओके, नाउ विल सी अनदर थिंग्स। नेक्स्ट मूव टू अनदर आर्टिकल, दिस इज रिगार्डिंग तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले बताया था आपको
एक छोटा सा मैंने उसमें आर्टिकल था, तो आई हैड कवर दैट एंड आई हैड टोल्ड यू कि AIADMK जो पार्टी है वहाँ पे वो BJP के साथ उनका कोलिशन हो रहा है 2021 इलेक्शन में। एंड सेम चीज़ मैंने आपको एक ही चीज़ बोला था कि यू शुड अंडरस्टैंड कि जो साउथ इंडिया है उसकी जो पॉलिटिक्स है, हाउ इट वर्क्स। तो वो आर्टिकल आज जो ये राइटर है उन्होंने उसी पे आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है वो वर्क करती है। तो अगर आप ये टेबल देखेंगे तो इस टेबल में जो AIADMK हैं उनके 1977 से लेकर 2016 तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है असेंबली में, वो सब दिखाया गया है। तो बेसिकली उनका वही कहना है जो हमने 3 दिन पहले डिस्कस किया था कि AIADMK जो है उन्होंने अच्छा किया है 2011 एंड 16 में, बट 19 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें 39 में 38 सीट हार गए थे। एंड देन दे आर एक्सपेक्टिंग, जो मैंने पॉइंट्स बताए थे कि BJP के जुड़ने से कुछ जो उनकी सीट्स हैं उसमें इंक्रीमेंट हो। एंड बेसिकली साउथ इंडिया, बेसिकली तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है, हाउ इट वर्क्स, वो उसके बारे में है। तो ऑलरेडी हमने उस दिन कवर कर लिया था कि कैसे था, तो वी विल नॉट डू इट अगेन। जो पॉइंट्स था मेजर, ये टेबल है मेन, तो इस टेबल में आप इसको फैक्ट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस टेबल को आप जो डेटा है उसको अपने नोट्स में रख सकते हैं सो दैट यू कैन कंपेयर इट कि हाउ दिस पार्टीज आर फेयरिंग देयर। ना ये एक अच्छा ये है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपका सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका ऑप्शनल्स है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये एक अच्छा, दिस इज़ अ गुड पीस ऑफ आर्टिकल। इसमें बेसिकली बात ये कर रहे हैं, जो आजकल आप एड्स देख रहे हैं जैसे वाइट हैट जूनियर, ये सब एड्स देख रहे हैं कि कोडिंग करिए, मशीन लर्निंग सीखिए, 6 साल के बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाओ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जावा कोडिंग, .NET कोडिंग, ये सब सिखाने की जो बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, नासा वासा की। तो ये आर्टिकल में बेसिकली ये कह रहा है कि बच्चों को क्या सिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हाई लेवल की अगर आप उसको प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं 5 साल की उम्र में, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। बेसिकली इसका क्रक्स ये है। और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए कि कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई भी साइंस है, वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई डोमेन होता है। किसी चीज़ के लिए आप कोडिंग कर रहे हैं, चाहे किसी बैंक सेक्टर के लिए कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे को जब तक यही पता नहीं होगा कि बैंक क्या होता है, या दवाइयाँ क्या होती है, या गाड़ियाँ कैसे चलती है, तो वो क्या कोडिंग करेगा, तो या फिर क्या एल्गोरिदम लिखेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए राइटर का ये कहना है कि जो चीज़ें सीखे, लेकिन जो उसका जैसे जैसे एक्सपोजर होता है वर्ल्ड में, दुनिया में जैसे जैसे उसका एक्सपोजर होगा, वैसे वैसे उसको इन चीज़ों के बारे में समझ आएगी। तो ये अच्छा आर्टिकल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, इसके जो पॉइंट्स हैं। तो आई हैव टोल्ड यू, बेसिक मैंने क्रक्स आपको बता दिया कि आप उसको, बच्चे को कुछ भी सिखा दीजिए, लेकिन जब उसको कोई भी चीज़ वैसे बिना उसके एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सब दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही कोई भी साइंस बना है। तो जब दुनिया की प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी, जब दुनिया ही नहीं पता होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी समझ उतनी नहीं होगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व क्या करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी के लिए हिसाब से और सोशोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कई पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि बच्चों पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, या क्या फिर उनका जो बचपन है या जो बेसिक माइंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है क्या। तो वो किसी भी एंगल से आप इस पर्टिकुलर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिगार्डिंग द अमेरिका में जो बाइडेन जीत चुके हैं, और उनको अब तक के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वोट्स हैं वो मिले हुए हैं, 80 मिलियंस ओवर। सो दिस इज़ लाइक जो ट्रांजिशन है वो वहाँ पे हो रहा है, और जनवरी 20 को वो स्वेरिंग इन हो जाएगी। सो इट्स रिगार्डिंग दैट, कुछ ज़्यादा उसमें खास है नहीं, तो वी विल नॉट गो इनटू डीप। Just for facts, you should remember that. Now these are some prelims question, potential prelims questions है ये, और मेंस का भी है। तो ये देख लीजिए, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज ये प्लान किया जा रहा है। ये किसके बीच में किया जा रहा है? ये है इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ऑज इंडेक्स, ये याद रखिएगा। तो इसमें फ्रांस पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो ऑस इंडेक्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है, उसको बोलते हैं। और अभी हाल ही में
जो 24th एडिशन मालाबार नेवल एक्सरसाइज का वो कंक्लूड हुआ है। और साथ ही साथ तो उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस थे, सब थे। वो था। और कैनबरा मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार उसको ज्वाइन किया है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारे आपके नोट्स में चलते चले जाए। मैंने कुछ दिन 2 दिन पहले ही बताए थे, बहुत सारे नेवल एक्सरसाइज थे, उनका नाम बताया था आपको। तो आई होप आपने अपने नोट्स में उसको, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने डाल लिए होंगे। नाउ दिस इज 2 ड्रोन्स। इंडियन नेवी जो है 2 ड्रोन लिया है। कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है, लीज पे। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है? हमें इंपॉर्टेंट है ये इंडियन नेवी का कौन से हैं? 2 MQ-9B सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन यूएस से लीज पे लिया हुआ है। तो आपको ये नाम याद रहे, ठीक है। और ये प्रोक्योरमेंट किया गया है सर्विलांस पर्पस से, और इसको इस्तेमाल हम करेंगे। एक और न्यूज़ है इंपॉर्टेंट कि जो अमेरिका और इजराइल से इंडिया जो है ड्रोन लेयर खरीद रहा है, जो कि यूज़ करेगा चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में सर्विलांस एक्सेट्रा के लिए। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो आप अपने उसमें नोट्स में लिख लीजिए इसके। ओके, सो दैट्स द न्यूज़। एंड देन नाउ दिस इज़ okay, now we will take up next news and it's regarding again US में जो चाइना है, चाइना हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड जो बाइडन। और क्योंकि रशिया और चाइना 2 ऐसी कंट्रीज़ थी, जब इलेक्शन नवंबर 3 के बाद जब इलेक्शन रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे, तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था जो बाइडन को, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द फॉर्मल थिंग। और अब जाके उसको किया है चाइना को। एंड चाइना ने ये कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के साथ उनके अच्छे रिलेशंस रहे। बट वी ऑल नो कि अमेरिका एंड चाइना एडवर्सरीज के रूप में हैं फ़िलहाल। एंड देयर लॉट ऑफ इश्यूज़, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं अमेरिका और चाइना के बीच में। ओके, नाउ वी विल टेक अप दिस इज स्मॉल न्यूज़। ये है भूटान। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि भूटान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो 53 स्टेट्स के साथ है। सिर्फ कितने? 53 स्टेट्स जो है उनके साथ में इसके रिलेशन है सिर्फ। और ये भूटान ने जानबूझ के ये डिसाइड किया था कि पहले उसके सिर्फ 22 कंट्रीज़ के साथ में थे, फिर उसके बाद 2000s में इलेक्शंस के बाद में वो इंक्रीज़ किया था। और आज की डेट में जर्मनी के साथ में उन्होंने नया अभी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो किए हुए हैं। तो भूटान इज़ बेसिकली जो डिप्लोमेटिकली अपने आप को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, सबके साथ वो नहीं चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस वैसे रहे। तो आज की डेट में सिर्फ 53 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में ये इसके रिलेशंस हैं। तो ये कहीं आ सकता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स में। ओके, इकोनॉमिक्स में नथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर, एज सम जनरल न्यूज़ है जो आपको हम लोग पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं। नाउ इन स्पोर्ट्स देयर इज़ अ बिग न्यूज़। स्पोर्ट्स में बड़ी न्यूज़ ये है, डिएगो मैराडोना इनका देहांत हो गया है, डेथ हो गई है। और डिएगो मैराडोना एक तरीके से आर्ग्यूएबली ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल इन द वर्ल्ड। तो डिएगो मैराडोना ये थे, अर्जेंटीना से थे, और 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जो है इन्होंने जितवाया था। कैप्टन थे उस समय ये, और काफ़ी जाने माने हस्ती रहे ये फुटबॉल जगत की। और फुटबॉल जो है काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है वर्ल्ड में, और काफ़ी कम्पीट करने वाला, फियर्सली कम्पीटेड जो स्पोर्ट्स है वो है। सो ये है। और इनको अर्जेंटीना में, आप इसको ध्यान रखिएगा, एल डियोस के नाम से बुलाया जाता है, जिसका मतलब होता है द गॉड। और उनका जो जर्सी नंबर था वो था नंबर 10, एल डीएस के था, उसको बोलते हैं। तो उसी पे उनको एल डियोस का नाम दिया गया था। सो दिस इज़ अर्जेंटीना। और फिर उनके साथ ये भी जोड़ा रहा कि बाद में वो ड्रग्स वगैरह के चक्कर में फंस गए, ड्रग्स वगैरह का कंजम्पशन करने लगे, जिसमें गांजा, चरस वगैरह। और 2000 में करीब चरस से उनकी ऑलमोस्ट हार्ट अटैक वगैरह भी हो गया था। सो फाइनली अब उनकी डेथ हो गई है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर है, एक तरीके से इतना नेम मिला, फेम मिला, और वर्ल्ड कप तक जिताया, जिसको लोग भगवान बोलते थे, और बाद में खुद ही वो ड्रग्स में चले गए, फिटनेस सब वगैरह छोड़ के ड्रग्स और ड्रिंकिंग के शिकार हो गए। तो ये भी एक स्टोरी है, हमें ध्यान भी रखना है कि किस तरीके से अगर आपको जब सक्सेस मिलता है तो सक्सेस को हैंडल करना भी आना चाहिए। जब सफलता बहुत ज़्यादा मिलती है तो उसको हम सही ढंग से हैंडल करें और उसको मिसयूज़ ना करें, ड्रग्स या शराब या इन चीज़ों का ना करें। तो इज़ अ प्राइम एग्जांपल।
बट दैट इज़ अ हिस्ट्री, वो एक हिस्ट्री की बात है। इन्होंने उसके बारे में कहा भी, जो डिगो मैराडोना, उसको कई बार उन्होंने कहा भी कि उनका वो डिसीजन गलत था ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स का। रिहैबिलिटेशन में गए और बाद में उन्होंने जो अच्छा जीवन जो वो किया, तो इसीलिए 2000 से लेके 20 साल और उन्होंने अपनी लाइफ बढ़ा ली। तो उनको रिमेंबर किया जाएगा कि कई कई चीज़ों से वो उठ के आए। फुटबॉल में तो उन्होंने जीता ही, और साथ ही साथ जो ज़िंदगी की जंग थी, लाइफ के भी जो प्रॉब्लम्स रहे, उनसे भी ऊपर उठ के आए और अच्छी लाइफ उन्होंने बाद में जी। सो ही इज़ अ इंस्पिरेशन, काफ़ी इंस्पिरेशन है काफ़ी लोगों के लिए। और यूपीएससी के हिसाब से या किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। स्पोर्ट्स भी हमने कवर कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। और क्वेश्चंस मैंने आपको अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं, तो आप उसमें वर्क करिए। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए आज पहले में ही सबसे ऊपर ही मैंने आपको कई क्वेश्चंस दे दिए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसको एज अ मेंस क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स पूछे हैं, आईएमडी के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में, ये जितने में किए हैं, तो आप उसको अच्छे से स्टडी करके आप उसको करिए। You answer it, take it as a mains question. Okay, so that's all for today's. Thank you. Goodbye.